नमस्कार। वेक अप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। आज हमारे साथ एक और मेहमान है क्योंकि ये अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम एक जिन अज़ीम शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनसे ये भी कुछ सीख लेंगे, तो इनको भी साथ ले आए हैं। ये है मेरे सुपुत्र वेदांश विक्रम सिंह। और इंटरव्यूज के सिलसिले को वेकअप एंड शाइन पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने आपके सामने अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के इंटरव्यूज पेश किए। वो लोग जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने-अपने क्षेत्रों में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं डीएचएल इंफ्रा बुल्स लिमिटेड के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह जी का। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। सेंट्रल इंडिया में खास तौर पर रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। बहुत बड़ा वर्क फोर्स है जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकली सोशली बहुत ही एक्टिव हैं। पिछले 10 सालों में, मात्र 10 सालों में इन्होंने अपना वर्चस्व सेंट्रल इंडिया में खास तौर पर स्थापित किया है। संतोष जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपसे बात करने का मौका मुझे मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, मेरे बड़े भाई का नाम भी संतोष कुमार सिंह है और उनका उस नाम का प्रभाव उनके ऊपर हमने देखा है अपने जीवन काल में। किस तरह से आप देखते हैं अपने इस नाम को चरितार्थ करना और आज इस मकाम पर जिस मकाम पर आप पहुँचे हैं और जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सिर्फ 2010 में आपने कंपनी की शुरुआत करी और आज कहाँ से कहाँ पर ले आए हैं। सफ़र जानना चाहेंगे। खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो अपने जीवन में मोटिवेशन तलाश रहे हैं। आपने पहला ही प्रश्न ऐसा पूछा है जिसने मेरे जन्म से प्रारंभ कर दिया है। असल में मेरे नाम रखने की जो भी ज़िम्मेदारी है, वो जो भी खूबियाँ हैं, वो मेरे माता-पिता को जाती हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम संतोष है, तो एक कैप्शन है संतोषम परमम सुखम, कंटेंटमेंट इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। सो ये ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन मेरे नाम रखने के पीछे मेरी माँ ने जो नाम रखा था, मेरे माता-पिता ने जो नाम तय किया था, क्योंकि मैं राजपूत परिवार से तो हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत पूजा-पाठ करती हैं, अभी भी करती हैं, उस समय भी करती थी। और संतोषी माता का व्रत रखा था उन्होंने शायद। तो पिताजी ने ये बताया एक ऑडिटोरियम में जो है ये सवाल मेरी सेल्स टीम के एक बहुत लीडर ने पूछा था, तो मेरे पिताजी ने बताया कि भई मेरी वाइफ बहुत पूजा पाठ वाली थी और वो संतोषी माता का व्रत रखती थी, तो इसलिए नाम हमने संतोष रख दिया। डीएचएल इंफ्राबुल्स के बारे में और जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद किस तरह से इतना आगे कैसे लेकर आए? बिल्कुल मैं उसको 2-3 मिनट में मैं बताऊँगा जी, कि मैं बचपन में मैं जब हम लोग दोस्त थे तो हमारे यहाँ ऑप्शन था कि या तो मैं खेती-किसानी की तरफ जाऊँ या फिर मैं शिक्षा के बाद नौकरी करने जाऊँ। और मेरे सक्षम परिवार से हूँ तो पिता फादर ने जो है ये बड़ा बेटा हूँ, 2 छोटे भाई हैं तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराकर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी की तीसरी कर ली थी, जी, जी। कि अब इंजीनियरिंग पूरी करो और नौकरी करो। और एक और ख़ास बात है कि 3 पीढ़ी से हमारे यहाँ जो बड़े बेटे होते हैं वो आर्मी में जाते हैं। तो मेरे अच्छा, जनरेशन में जो बड़ी पीढ़ी में हैं बड़े भैया वो अभी रिटायर हो चुके हैं तो वो ऑलरेडी आर्मी में थे। ओके। और कहीं न कहीं ये ख्वाब पल रहा था कि संतोष की भी कद-काठी जो है अच्छी है और ये इंजीनियरिंग करके कंप्लीट करके ये भी जो है एमईएस में मिलिट्री जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जी, जाना जी, हो जाए। जी। लेकिन जो दोस्तों के बीच में मैं अपने सपने को लेके चल रहा था, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। जहाँ हमारा घर था, वहाँ आस-पास में कुछ पॉलिटिशियंस के भी घर हैं, कुछ बिज़नेसमैन के भी घर हैं, जहाँ मैं पला-बढ़ा हूँ, खेला हूँ। और हमारी जो क्रिकेट टीम होती थी, उसमें जो है सभी इनके परिवार के हम लोगों के बराबर ऐज के लोग हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित होता था कि जैसे मेरे फादर गज़टेड ऑफिसर थे, तो हमारे यहाँ भी सर्वेंट थे, गाड़ियाँ थी, सब सब कुछ बचपन से देखा। बट बगल में ही पास में एक पॉलिटिशियन का घर था, वो उस समय दैट टाइम ही वाज़ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश। तो उनके जो बेटे थे और हम लोग बराबर के ऐज के थे, तो मुझे वो प्रभावित होता था। फिर जब मैं 12th के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो जी। सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम आई, जो मैंने पहले कहा कि मैं शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में पढ़ा, जहाँ मेरी संस्कृत बहुत अच्छी थी। हुँ, 9th, हुँ। 10th, 11th, 12th किया तो मेरी हिंदी अच्छी थी और जब इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो मुझे 100% इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था।
और सबसे खास बात है कि जो इंसान का सबसे बड़ा हुनर होता है, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ, मैं नकल करता हूँ। तो हुँ, नकल करने की जो आदत थी, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, तो मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मेरे डैडी हमेशा कहते रहे थे कि अगर इंग्लिश को ठीक करना है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश मैगज़ीन पढ़ो जी। और वर्ड्स वोकैब्युलरी ठीक करो। तो मैं रेलवे स्टेशन पर जो है, जब नागपुर एडमिशन लेने के बाद में जब इलाहाबाद जा रहा था वापस, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, हुँ, हुँ, तो उस समय जो है एएच व्हीलर शॉप होती है रेलवे हुँ। स्टेशन जी, पे, तो वो जी। बुक स्टॉल से जो है, बुक स्टॉल पर मैं किताब खोज रहा था कि कोई इंग्लिश किताब ले लेता हूँ, कोई बुक ले लेता हूँ। तो मैं पूरी 16 आवर्स की ट्रेन की जर्नी है नागपुर से इलाहाबाद की, तो वो हुँ, यूटिलाइज हो जाएगी। सो मैं बहुत देखने के बाद में मुझे बाहर एक विंडो पर एक किताब दिखी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उसमें लिखा था, बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हुँ, हुँ, तो हुँ, मुझे मैजिक वर्ड बहुत पसंद आया। मैजिक मतलब जादू, हुँ। और थिंकिंग इतना डेप्थ में जाके मैं नहीं सोचा। बिग मुझे बहुत पसंद आया, 2 शब्दों की वजह से मैंने वो किताब खरीदी थी। जी, जादू, पहला तो मुझे जादू, मैजिक और बिग, मतलब कोई बड़ा जादू। जी, जी। और ये समझ के वो मोटी सी किताब ले ली। तो उस किताब को मैंने तकरीबन 3-4 महीने लगे मुझे कंप्लीट पढ़ने में, जिसने मुझे इंग्लिश तो, अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत सिखाई, लेकिन जो ज़्यादा सिखा गया वो बड़ा सोचना सिखा गई। हुँ, तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, उसने परिवर्तन किया मेरे अंदर। और डीएचएल इन्फ्राबुल समूह तक आने के लिए फिर वो बड़ी सोच जो 1990 में, इन बिटवीन 1990 91 में जो एक बार अंदर चली गई, तो फिर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब नागपुर में हम थे, हुँ, तो वहाँ मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो बिहार, पंजाब, राजस्थान, देश के सभी राज्यों से वहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे। तो वो 250 स्टूडेंट्स का बैच है, 250 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, जो अभी भी हम लोग सब साथ में हैं। तो मैं बड़ी बातें करने लग गया। थोड़ी बहुत बड़ी बातें तो जो मैं अपने दोस्तों से करता ही था पहले, लेकिन वो उस किताब ने मुझे माइलस्टोन सेट करके ये कॉन्फिडेंस बता दिया कि अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़े बन सकते हो। हुँ। और उसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजंस हैं, बताए गए हैं कि बड़ा सोचने के लिए क्या-क्या करना ज़रूरी है। जी, जी। तो वो मैं बातें करने लग गया। वो बातें करने लग गया, तो मैं क्योंकि हूँ इलाहाबाद का, और इलाहाबाद का होने की वजह से मैं वहाँ पर जो है, सब मुझे एक इनिशियल नाम उन लोगों ने रख दिया कि संतोष सिंह की बातें हवा में चलेगी लाते। संतोष सिंह से बड़ा कोई बकैत नहीं है। हाँ, बक़ैत जी। तो बस वो बकैत जो है, वो संतोष सिंह जो बकैत था, वो एक्चुअली था तो बहुत स्पेसिफिक, और गोल सेट कर चुका था। बड़े सपने देख चुका था, और सच्चाई और ईमानदारी उसके संस्कारों में मिली थी। तो ऐसे जो है, फिर मैंने अपना 1995 दिसंबर में मैंने स्टडी एसडी पीसीओ इलाहाबाद में, जब जब टेलीफोन कॉल पब्लिक कॉल ऑफिस जब जी, पीसीओ जी, खोले गए जी, थे, जी, जी। तो उसी समय मैंने अपने इलाहाबाद में ही, अल्लाहपुर में, अपने घर के बाहर ही एक दुकान थी, 2 दुकानें बनी हुई थी जो कभी रेंट पे नहीं गई थी। तो मैंने डैडी से परमिशन लिया, और बड़ी मजबूरी में उन्होंने जो है, बड़ी तकलीफ के साथ में उन्होंने मुझे सहमति दी, और मैंने पीसीओ चालू किया। मैंने तकलीफ इसलिए बोली क्योंकि मैं आज खुद 20 साल के बेटे का पिता हूँ। हुँ। तो 21 साल के बेटे का पिता हूँ, 21 साल के हो गए हैं वो 2 जून को। तो वो तकलीफ जो है, जब बेटा उस उम्र में आकर जब खुद कुछ करना चाहता है, तो एक पिता को बड़े उसके भविष्य की बहुत चिंता होती जी है। हाँ, जी हाँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो पिताजी ने कैसे, मेरे फादर ने तकलीफ के साथ में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मुझे कोई ऐसा नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, और अब आपको जीवन में अगर कुछ और बेहतर करना है तो बिल्कुल आप करिए, करना ही चाहिए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारे परिवार में खेती है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, और जब तक ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक हम हैं तब तक ये सब हमारा है। तो हम कोई बहुत ज़्यादा फंड अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएँगे आपके लिए। हुँ। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें आपको आपको कॉन्फिडेंस देंगी, और इसी वजह से फिर मैं ये कारवां चला 1995 से, और बहुत सारे पड़ाव लेते हुए फिर 2010 में मैं इंदौर आया, और इंदौर आने के बाद में यहाँ स्थापित एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में डीएचएल इंफ्राबुल्स समूह की स्थापना हुई, जो रियल एस्टेट में काम करना था।
और इसकी स्थापना हो गई और वो 2010 से आज 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10 साल हो गए। और खास बात ये भी बताना चाहूंगा कि हम रियल एस्टेट में तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन उसी समय में, उसी दौर में हमने आईटी के क्षेत्र में भी काम स्टार्ट किया, जिसका नाम है डीएचएल भारत वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और 3 साल बाद फिर हमने टूर्स एंड ट्रेवल्स में भी स्टार्ट किया, जो अभी कोविड-19 कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव। असर हुआ है तो इस इंडस्ट्री में हुआ है। जी 100% स्टॉप हो गया है इस जी सेक्टर जी। का काम। और ऐसा दौर था ये कि जब हम यहाँ तक पहुंचे। जी। बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। पारिवारिक जीवन, क्योंकि जब आप इतना बड़ा ग्रुप चला रहे होते हैं तो समय का अभाव तो होता ही है। जी। लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत, जितना अभी मैंने समझा है, जिसको जड़ों से, संबंधों से, जो अभी भी थोड़ा, जिसे आज की भाषा में ओल्ड फैशन कहेंगे, जी। उनकी अहमियत आपके जीवन में है। तो इस व्यस्तता के बावजूद कैसे उन रिश्तों को, परिवार को समय दे पाते हैं? आपने बहुत अंतर्मन को कुरेद दिया है। असल में समय तो अपने पास अपने लिए भी शायद कम पड़ता है। रोज का एक रूटीन है मेरा कि मैं प्रतिदिन रात में ये तय करता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या करना है। जी और जो सूची बनती है उसमें उस सूची में से कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं, वो अगले दिन के ऊपर चले जाते हैं। जी जी। एक सप्ताह में ये स्थिति आ जाती है कि कुछ को क्रॉस करके मुझे ये बताना पड़ता है कि अब ये प्रायोरिटी नहीं है, अब नहीं हो इसको अभी सकता। छोड़ देते हैं, इसको कुछ दिन बाद जब समय मिलेगा तब करेंगे। तो ऐसे दौर में निश्चित रूप से अपने परिवार को, जिसे परिवार में जिसे सिर्फ पत्नी और बच्चे को मैं नहीं मानता, परिवार में अपने माता-पिता, अपने भाई, अपने सगे-संबंधी, अपने मित्र सभी लोग आते हैं। तो उनके लिए समय निकालना थोड़ा-सा मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन सा है। हम्म। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार के सभी साथियों कि जो इस बात को सच में, इस बात को देखते हैं कि संतोष कुछ नए विचार के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो उसी के अनुरूप शायद ढल गए हैं। बहुत। इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो मेरे पिता से अगर मेरी बात ना हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन बात हो जाए, लेकिन रोज बात नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरा पूरे दिन का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। जब माता-पिता को जब बात करनी होती है तो वो लोग रात में 11-12 बजे का फ़ोन उन्होंने तय कर रखा है। बहुत इमरजेंसी ना हो जाए तो वो दिन में फ़ोन नहीं करते हैं। हम्म। ऐसे ही मेरे सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उन्होंने ये जान रखा है कि संतोष को 11 बजे से रात में 1 बजे के बीच में आप बात करो तो बहुत रिलैक्स होके वो उसके लिए बात भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कामयाबी के साथ में, जब हम बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं। तो इन सब जो जैसा आपने पहले कहा कि जड़ें हैं, तो हम्म। हमारे रिश्ते और संबंधों की जड़ों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। मैंने ही बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जो ये हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ। हम्म। और यहीं पर मैंने इस बात को हमेशा, इस बात को अपने अंतर्मन में लेके जाता हूँ कि मेरे पास बहुत समय रहता है। उस समय को प्रयोग करने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ कि उस समय का प्रयोग सबसे करूँ। तो बस उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ कि सभी से वार्ता होती रहे और सबसे बात होती रहे। मतलब ये है, लबो-लुबाब इस पूरी चर्चा का यही है कि सफलता का कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो आपको निश्चित तौर पर उस मार्ग पर ले जाएगी, वो है अपनी जड़ों से जुड़े रहना, रिश्तों को संभाल कर रखना। मैं आप लबो-लुबाब की बात करते हैं तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग आपके माध्यम से अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं अपनी इस पूरी ज़िंदगी के 7 स्टेप्स को मैंने प्लान करके रखा हुआ है, जो कई बार मैं कॉलेजेस में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को बोलता भी हूँ। जी जी। तो जो मेरी लाइफ का जो 7 स्टेप्स है, मुझे लगता है कि आप में से अगर कोई लिख लेगा और प्रयोग करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से आपको भी शायद इसका लाभ मिल जाए। मेरी लाइफ का 7 स्टेप्स जो है वो 1990 का बनाया हुआ है। अब 1990 इट मीन्स कि 1 डिकेड, 2 डिकेड और तीसरे ठीक डिकेड, ठीक। 30 साल का डिकेड में 3 डिकेड की बात मैं अपने आपके सुनने वालों के साथ में, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि पहला तो बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, हम्म। बड़ा सोचो। सच्चाई
के साथ में रहो, ईमानदारी को अपने अंतर्मन से बिल्कुल अंदर तक ईमानदार बन जाओ और विश्वास करो कि कामयाबी जरूर मिलेगी। तो पहला मैंने बोला ड्रीम बिग, सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास, 4 अभी बताए मैंने आपको। सेट योर गोल, अपने गोल को तय करो, जीवन में करना क्या है। कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लेना है। जैसे अभी सरकार के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं चल रही है, स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से बहुत सारे संभावनाएं मिल रही है कि मिलेंगी। तो सेट योर गोल मीन्स अगर आपने कोई गोल तय किया हुआ है तो ऐसे सारे रास्तों को तलाशो। तो 5th हो गया सेट योर गोल। टेक द डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपने हौसले को जिंदा रखो, निर्णय लो। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बुरा ये होगा कि मुझे नाकामयाबी मिलेगी। कम से कम जीवन के अंत समय तक मुझे ये तो अफसोस नहीं होगा कि काश मैं ये कर लिया होता तो कैसा। तो निर्णय लेने की क्षमता। और 7वां जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो। जिस निर्णय पर काम किया है उसको कठिन परिश्रम करो, उसमें सब कुछ अपनी ऊर्जा डाल दो। जैसे एक, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ लेकिन मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है। तो मैं हमेशा उस मूर्तिकार के बारे में सोचता हूँ। जब कहीं मैं भव्य मूर्ति किसी चौराहे पर, किसी धार्मिक स्थल पर कहीं भी अगर कोई मूर्ति मुझे दिखती है तो निश्चित रूप से मैं उस मूर्तिकार को भी प्रणाम करता हूँ कि उस मूर्तिकार ने कितना परिश्रम करके उसको जो है, उस पत्थर को, बड़े पत्थर को तोड़ा होगा, फिर छेनी हथौड़ी से उसको चोट की होगी और फिर वो मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाई। तो मूर्तिकार को तो प्रणाम करता हूँ, लेकिन फिर तत्काल मेरे मन में आता है कि ये पत्थर कितना हौसले वाला था, जिसने मूर्तिकार की हथौड़ी को सहा, जिसने छेनी को सहा, जिसने चोट को सहा। तो कोशिश करें कि अगर इन सब चीजों से अगर आज का युवा अगर इसको मेरी बात को सुन रहा है और समाहित करेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये दावा सिर्फ मेरा नहीं है, मैंने जिन किताबों को पढ़ा है, जितने भी कामयाब लोगों ने कहा है, उसी के तहत मैं भी इसको कह सकता हूँ कि दावे के तहत आपको आपके लक्ष्य को पाने से, आपके सपने पूरे करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। संतोष जी, वेक अप एंड शाइन पर हम युवाओं को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और ये जो इंटरव्यूज हैं ये हम इंदौर टॉक्स के जरिए से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज आपके माध्यम से हमें सफलता का 7 छोटे छोटे उसमें स्टेप्स, 7 स्टेप्स में हमें जरिया मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूंगा, इसको मार्गदर्शन कहूंगा उन लोगों के लिए जो खास तौर पे इस समय में, जो कि थोड़ा सा कठिन समय है, उसमें जो ऊर्जा ढूंढ रहे हैं, जो प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें एनर्जी ड्रिंक का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय विक्रम सिंह जी। ये आपने मेरी तारीफ की है और इंदौर टॉक की वजह से आज मैं उत्तर प्रदेश में कानपुर से पले बढ़े और शायद आपने एमबीए किया और उसके बाद आप रंगमंच के माध्यम से कला के क्षेत्र में एक बड़ी शख्सियत के रूप में अपने दिल से, आत्मा से जुड़े हुए कार्य को कर रहे हैं। तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि विजय विक्रम सिंह जी जैसे व्यक्ति से मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। धन्यवाद इंदौर टॉक टीम को कि मेरे माध्यम से अगर ये बात कहीं जाएगी और युवा अगर इसको प्रेरणा मिलेंगे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आगे भी अगर आपको कभी आवश्यकता रहेगी तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विजय विक्रम जी। थैंक यू सो मच संतोष जी, थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू।